11th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए इंटीग्रेशन पर बेस्ड एक छोटा सा वीडियो बनाया है मात्र 20 मिनट्स का। और मैंने ज्यादा इंटीग्रेशन को खूब खींचा नहीं है, केवल उतना समझाने की कोशिश की जितने में आपकी 11th और 12th का काम हो जाए। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है, परंतु सीखना भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन है क्या? व्हाट इज इंटीग्रेशन? जिस प्रकार आप एक सम करते हैं, दो दो फिजिकल क्वांटिटियों को जोड़ते हैं, जैसे 3+4 करते हैं, तो वहां सब प्लस का साइन करा है, तो प्लस का महत्व आज आपको आता है समझ में, गुड। इसी प्रकार आप करते हो 7-2, तो आपको सब्ट्रैक्शन आता है, एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इसी प्रकार इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। कैसे क्या होता, कहाँ यूज करना चाहिए, क्या है, तो उसके लिए मैं पहले एग्जांपल देता हूं और फिर इंटीग्रेशन को आगे ले चलूंगा। इंटीग्रेशन को समझने दीजिए। आप लोगों को 9th क्लास में सिखाया गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नहीं, वीटी कर्व है। क्या है? वेलोसिटी टाइम कर्व है। अब वेलोसिटी टाइम कर्व हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व विथ टाइम एक्सिस। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है ये एरिया? इस ट्रायंगुलर भाग का क्या निकाल लें? एरिया निकाल ले, तो क्या पता चल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वीटी कर्व। ये कौन सा कर्व है? वीटी कर्व विथ टाइम एक्सिस। अगर ये कर्व ऐसा भी होता, अगर गाड़ी कांस्टेंट से चलती, यहाँ क्या था? कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा था, एक्सेलरेशन फिक्स था यहाँ पर। अगर गाड़ी की वेलोसिटी फिक्स होती तो कर्व इस प्रकार का बनता। इस केस में भी आप एरिया निकाल सकते। ओके, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगा के? लेंथ इनटू ब्रेथ वाला लगाकर। यहां पर हाफ बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते थे। इसी प्रकार आपको जब हम 11th में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें भी अगर ऐसा आता है तो यहां पर ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व विथ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इन एफ एस कर्व, ये क्या बताता है? एरिया वर्क बताता है। क्या बताता है? वर्क डन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, जब आप थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे, किसमें जाएंगे? थर्मोडायनामिक्स में, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के कर्व पढ़ेंगे। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के कर्व में भी एरिया अंडर द वॉल्यूम, एरिया अंडर द कर्व विथ वॉल्यूम एक्सिस क्या बताएगा आपका? वर्क डन बताएगा। क्या बताएगा? ये हिस्सा, ये एरिया क्या बताएगा? वर्क डन। अब एरिया निकालना कब तक आसान है? जब तक तो या कोई ट्रायंगुलर शेप आ जाए, या रेक्टेंगुलर शेप आ जाए, या स्क्वायर शेप आ जाए, जिसके हमको फॉर्मूले पता है। परंतु क्या उसका एरिया निकालना पॉसिबल है जिसका हमको जिसका हमको फार्मूला ही ना पता हो? मतलब कर्व आपका एक अलग तरीके का बना हो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपका मान लीजिए कि वेलोसिटी वेरिएबल है, ओके, वेलोसिटी वेरिएबल है, या आपका इस केस में कह दूं फोर्स वेरिएबल है, इस ग्राफ में कह दूं प्रेशर ज्यादा वेरी कर रहा है, अलग अलग, तो कर्व कुछ आपका डिफरेंट तरीके का बनेगा। कर्व कैसा बनेगा? अब मैं यहाँ पर केवल क्या करता हूं? y और x ले लेता हूं। y ले लिया और क्या ले लिया? x ले लिया। वेलोसिटी टाइम हो सकता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर वॉल्यूम हो सकता है, और आपका कर्व इस प्रकार से बना। अब आप क्या करोगे? इसके अंडर का एरिया कैसे पता करोगे? अब तो आपको एरिया निकालते आता नहीं है इसमें। क्यों नहीं? कैसे निकालोगे? ना तो मैंने, चलो इसको मिला दिया, ये मिला दिया यहाँ पर, ओके, इसको मैंने डार्क कर लिया। इस भाग का एरिया कैसे निकालोगे आप? ना तो यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मूला लग रहा, ना रेक्टेंगल का लग रहा, किसी प्रकार से नहीं निकाल सकते। तब आप क्या करोगे? तब आपके लिए तरीका यह है कि यहां पर आप स्मॉल स्मॉल पोर्शन कंसीडर करोगे। एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करोगे। इस स्मॉल पोर्शन में ये जो इसकी ब्रेथ है वो dx है, और इसको हमने क्या कहा? y1। फिर यहाँ पर एक और स्ट्रिप मानी। इस स्ट्रिप की चौड़ाई भी उतनी ही लेंगे। कितनी लेंगे? dx। ओके, और ऊंचाई कितनी ले लेंगे? y2। फिर यहाँ एक और स्ट्रिप मानेंगे, ठीक है, इसकी भी चौड़ाई आप dx लेंगे, और हाइट क्या लेंगे? y3। एक और स्ट्रिप मानेंगे, एक और स्ट्रिप मानेंगे, एक और छोटी छोटी स्ट्रिप, जितनी स्मॉल से स्मॉल स्ट्रिप्स हो सकती है वो आप लेंगे, और हर एक स्ट्रिप को आप क्या मान के चलेंगे? रेक्टेंगल मान के चलेंगे, और रेक्टेंगल के आधार पर एरिया निकालेंगे। यहाँ एक नुकसान अवश्य है कि अगर इतने इतने से भाग का जो एरिया है वो नहीं निकलते बनता है,
ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा तरीका यही है कि हर एक भाग का क्या, हर एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। और पहले वाले का एरिया आएगा y1 इंटू डी एक्स, दूसरे वाले का कितना आएगा y2 इंटू डी एक्स, तीसरे वाले का क्या आएगा आपका y3 इंटू डी एक्स, और अगर आखिरी वाला मेरा nth पार्ट है तो मैं क्या कह दूंगा करते करते yn dx। अब इन सभी को मैं क्या कर लूं, ऐड कर लूं। तो ये यहां से लेकर यहां तक जितनी भी स्ट्रिप्स बनी है उन सब का एरिया में सम करते गया तो एरिया अंडर द कर्व आ गया। इस प्रकार से निकाला जाता। इस सम करने को हम क्या लिखते हैं, समेशन वाई आई डी एक्स। आई बराबर कहां से चालू होगा, 1 से पहली स्ट्रिप से, ओके, और कहां तक जाएगा, आखिरी वाली स्ट्रिप तक, ओके। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। बट ध्यान से सुनना, यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो ये लॉस हो रहा है इसको पता करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमारे इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट ने। किसने करा, इंटीग्रेशन वाले। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, जैसे हमको यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है, यहां से लेके कहां तक का, ये इतने हिस्से का मेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस इनिशियल पोजीशन को x1 बोला, इस इनिशियल फाइनल पोजीशन को क्या बोला, x2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x1 से x2 के बीच में x dx का, सॉरी y dx का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो जैसे मैं इंटीग्रेशन और समेशन एक हिसाब से आपके लिए अभी वर्तमान में 11th में शुरुआत में आप इंटीग्रेशन और समेशन को माइंड में सेम मान के चलो। यहां हमने समेशन का ना यूज करते हुए किसका यूज करा, इंटीग्रेशन साइन का। तो इस भाग का क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। ये है हमारा इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आया, डबल से इसको पीछे से देखें, वापस रिपीट करके देखें, थोड़ा सा समझ में आएगा। अब मैं आपको इंटीग्रेशन सीधे निकालना सिखाता हूं। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का फिजिकल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि इंटीग्रेशन आखिर में है क्या, ओके, कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया अभी। अब मैं नए नए फॉर्मूले सिखाऊंगा, टेक्निक सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इज इट क्लियर? सो लेट्स हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन होगा कैसे वो समझ जाएंगे। और आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, एक ही बार में समझ जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि 11th में आ गए हो, साइंस ले रहे हो, तो डेफिनेटली इस लॉकडाउन के पीरियड में मेहनत कर लो दोस्तों, मजा आ जाएगा। ठीक है ना। हमारे प्रॉब्लम है अभी, हमारे केमिस्ट्री टीचर, हमारे मैथ्स टीचर्स, दे आर नॉट एबल टू कम एट इंस्टीट्यूट। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम उनके वीडियोस अभी बनाकर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे ही माहौल में थोड़ी सी ढील होगी, हमारे ये टीचर्स भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है, जितना भी पोर्शन है सब पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन ना लें। आपका रिजल्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन तरीका क्या है। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट। तो इंडेफिनाइट क्या होता है, जिसमें यहाँ लिमिट नहीं दी जाती है। ये इंटीग्रेशन का क्या है, साइन है, कर्व शेप का, ओके। अब यहाँ पे लिख दिया x टू द पावर 5 dx। कैसे इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा माना जाता है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। चलिए कैसे करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो x की पावर है उसको पहले बढ़ा देंगे। तो 5 की बजाय कितनी हो जाएगी, 6, और अपॉन में क्या लिख देंगे, 6, और कोई लिमिट नहीं है, इनडिफिनाइट है ये, तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट c। अब बोलो कांस्टेंट c क्या होता है, वो बाद में समझ में आएगा। हर इंटीग्रेशन में जहां इनडिफिनाइट हो, जहां लिमिट नहीं दी हो, तो प्लस c लिख देना आपने। एक और करते हैं अपन, आपको तो समझ में आ ही गया पहली बार में। यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 12 और लिख दिया dx। सर बहुत सिंपल है, हम x की पावर 12 की जगह 13 कर देंगे और डिनोमिनेटर में 13 लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। गुड, समझ में आने लग गया आप लोगों को। अब आपके पास इंटीग्रेशन में दे दिया रूट एक्स डी एक्स, कोई कंफ्यूज ना हो। उसी एनर्जी के साथ जिस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन किया था, आप x की पावर क्या मान ले, हाफ, और यहाँ क्या लिख दें, dx। अब इसको कैसे करेंगे, एक पावर बढ़ाना है, तो हाफ में एक ऐड करोगे, हाफ में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 3/2, हिंदी में बोले तो 1.5, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन में पूरा क्या लिखना पड़ेगा,
3/2 प्लस क्या आ गया c। मतलब कुल मिला के मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख दूं आप लोगों के लिए कि अगर x की पावर n dx है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और आगे क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट। इसमें एक बात थोड़ी सी ध्यान रहे कि यहाँ x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ये पूरा फॉर्मूला काम करता है कब तक, जब x की पावर -1 ना हो। अगर ये हो गई तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कौन सा आपका, ये वाला। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है 1/x dx, अगर अगर वैसे तो पॉसिबल ही नहीं ना, मैं आपकी इसकी एरर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं क्या करूं, इसको करने की कोशिश करूं इस फॉर्मूले से, तो क्या लफड़ा होगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर -1 है मेरे पास। अब -1 में एक जोड़ दूं तो x की -1 प्लस 1, और जो भी आए -1 प्लस 1 कहाँ लिखना, जीरो नीचे, और प्लस c। अब -1 प्लस 1 क्या हो गया, जीरो। तो किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, मतलब वो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए आप इस इक्वेशन का यूज तभी करें जब n की वैल्यू -1 ना हो। अगर n की वैल्यू -1 है, या ये कह दो कि 1/x है, तब ये नहीं काम देगा। तब 1/x की जगह क्या होगा, 1/x का कैसे होगा, ठीक है। तो हम 1/x का इंटीग्रेशन सीख लेते हैं। यहाँ पर 1/x dx लिखा हो तो इंटीग्रेशन होता है उसका log x। अरे दोस्तों याद करो, आप लोगों को मैंने सिखाया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो उसी प्रकार 1/x का उल्टा इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन उल्टा होता है ना डिफरेंशिएशन का। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x। एक दूसरे का क्या होते हैं, ये इनवर्स होते हैं। मैं आपको यहां पे भी समझाता हूं, देखो अगर मैं इस टर्म का क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं। चलो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करता हूं, किसका, x⁻6/6 प्लस c का मैंने डिफरेंशिएशन करा। तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या ये आ जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। आ जाना चाहिए x टू दी पावर। कैसे करेंगे, 6 आगे आएगा, ठीक है, x की पावर कम हो जाएगी, अपॉन 6 लिखा जाएगा, और प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। 6 से 6 कट गया, x की पावर 5 आ गई। तो हमने डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो x पावर 5 आ जाएगी, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कैसे टर्म्स हैं, इनवर्स रिलेशन वाले टर्म्स हैं। अगर हमने किसी y का, किसी क्वांटिटी y का डिफरेंशिएशन किया और हमको मिला x, और अगर हम x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए नाउ हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी गाड़ी को आगे की ओर लेके जाते हैं। तो अभी एक फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, x की पावर n एक का dx लिखा है, तो कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। एक और यहाँ पर समझें, अगर इंटीग्रेशन जैसे 5 dx लिखा है, अब 5 तो कोई नंबर है, उसका तो कुछ होना नहीं है, तो इंटीग्रेशन में 5 कहाँ चले जाएगा, आगे इंटीग्रेशन में केवल कितना बचेगा, dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, मतलब क्या जाएगा 5x प्लस c। मतलब केवल इंटीग्रेशन में dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। केवल dy लिखा है, जैसे कहीं लिखा होता y dy, तो आप क्या कर देते, y² 2 प्लस c। परंतु अब यहाँ पर y भी नहीं लिखा आगे, केवल सीधे dy लिखा दिख रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, y का हो जाएगा और प्लस क्या जाएगा, c हो जाएगा। एक आपने इंटीग्रेशन अभी मुझसे क्या सीख लिया है, 1/x dx का इंटीग्रेशन, 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log e बेस x। अगर यहां पर क्या लिखा होता, 1/y dy, तो कितना हो जाता, log e बेस y। और अगर यहाँ लिखा होता 1/z dx, तो कितना हो जाता, कंफ्यूज ना हो, ये 1/x नहीं है दोस्तों, अपने को x के रेस्पेक्ट में करना है, x वाले टर्म्स का करना है, तो ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो फ्लो में ना आ जाए,
ये हो जाएगा 1/z बाहर, इंटीग्रेशन किसका बचा, dx का, और dx का इंटीग्रेशन क्या सिखाया मैंने आपको यहाँ पर, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x/z। कुछ चीजों को ध्यान दें कि आपको इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करने कहा है, उस चीज का ध्यान दें। अगर इंटीग्रेशन आपका, ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है 5t² प्लस 7x और लिखा हुआ है dx, क्या लिखा हुआ है dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ओके, तो कैसे किया जाएगा, इस बात का ध्यान दें, यहाँ पे प्लस सी लिखना भूल गया हूं, आप लिख लीजिएगा। ओके, कैसे करेंगे, तो इस इंटीग्रेशन को दो भाग में तोड़ दे, 5t² dx प्लस इंटीग्रेशन क्या होगा 7x dx। अब इसमें से ये जो 5t² है, ये इसको x से क्या लेना देना, x बड़े की घटे की, x में कुछ भी हो, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये टर्म का x से कोई लेना देना नहीं, इसलिए यह टर्म कहां हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में कितना बचेगा केवल dx, इंटीग्रेशन में केवल कितना बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 7 तो नंबर, वो बेचारा बाहर, और x डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2, और प्लस क्या लगेगा इंटीग्रेशन सी, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट मतलब जिसकी लिमिट्स पता नहीं है कि हमको कहां से कहां तक के बीच में इंटीग्रेशन करना है, लिमिट नहीं दी गई है। चलिए और इंटीग्रेशन को आगे ले चलते हैं हम लोग, बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नोट कर लिया करें। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, एक इंटीग्रेशन हमको बहुत यूज में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1)(m2) अपॉन r² लिखा रहता है, और यहाँ लिखा रहता है dr, क्या लिखा रहता है dr, तो कैसा इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है, उसकी लिमिट भी दी रहती है, क्या दी रहती है लिमिट, मैं पहले आपको लिमिट यूज करना सिखाता हूँ फिर मैं इसको करूंगा, मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ है x dx और लिमिट दे दी यहाँ पर 1 से 2 और बोले कि इसको करिए, तो ये डिफिनाइट इंटीग्रेशन के हिस्से में चले गया। अब डिफिनाइट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x² बाय कितना हो जाएगा 2, और एक ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ब्रैकेट लगेगा, और अभी लिमिट का यूज नहीं किया है तो 1 से 2 लिखना पड़ेगा। अभी तो अगर लिमिट नहीं भी होती तो x dx का क्या लिखते, x² बाय 2 लिखते, प्लस सी लिखते, अब यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, लिमिट आएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया हमको, यहाँ से 1/2 क्या कर लो आप, कौन सा 1/2, ये यहाँ पे 1/2 दिख रहा है ना, इसको बाहर कर लो आप, कर लिया आपने बाहर। अब x² लिख सकते हो और लिमिट क्या लिख सकते हो 1 से 2, गुड, नंबर था तो बाहर फेंक दिया 1। अब इस x की जगह अपर लिमिट, इस x की जगह, तो x की जगह रखा मतलब पर 2 माइनस अपर लिमिट रखने के बाद माइनस 1, और 1 की पावर क्या करोगे 2, तो क्या हो जाएगा आपका, जाएगा 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। समझ में आया, आ गया होगा लिमिट का यूज। चलिए एक और कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य को अच्छा लगे उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते हैं। जैसे कहीं पे दिया हुआ है 1/x dx और लिमिट दे दी उन्होंने 4 to 5, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, लिमिट बाद में देखना है, लिमिट बाद में देखना है। अभी आप देखो 1/x dx है, तो 1/x dx का आपको सिखाया है आपके टीचर ने कि क्या होता है log e base x। ओके, और लिमिट लगाना जरूरी है 4 से 5। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर अपर लिमिट पहले यूज करेंगे, log e base x की जगह अपर लिमिट 5 माइनस log e base x की जगह लोअर लिमिट 4। अब आपने खत्म हो गया, आपका इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो चुका, अब आगे का मैथमेटिक्स आप नए नए तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। आप नए तरीके से क्या, log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b, log a ये पूरा है log a किसको माना, इसको क्या माना b, तो log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b। इज इट क्लियर।
अब कई बार ये ई जो होता है ना एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसके लिए हमारे पास वैल्यूज नहीं होती हमारी टेबल्स में, इसको हमको क्या करना होता है 10 बेस में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है 10 बेस में। तो उसका भी एक फार्मूला है, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूं दोस्तों आपको मैं, अब अभी लॉग वाली एक नई चीज सिखाने की याद आ गई मेरे को आपको। ठीक है, अगर इसको 10 बेस में बदलना है, जो आप अब 11th की बुक्स खरीदोगे उसमें लॉगरिथमिक टेबल आएगी, पीछे लॉग टेबल आएगी। लॉग टेबल में हम वैल्यू देखना सीखते हैं, परंतु वैल्यू देखना किसकी सीखते हैं 10 बेस की। वहां पे 10 बेस की टेबल है, तो अब 10 बेस की टेबल हो, यहाँ तो ई बेस में है, तो इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले जब तक 10 बेस में नहीं बदलेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम 10 बेस में बदलते हैं, तो एक नंबर होता है 2.303, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये किस में बदल चुका है 10 बेस में। और जब 10 बेस में होता है तो यहाँ 10 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ बेस नहीं लिखा है मतलब ये 10 बेस है, बेस नहीं लिखा है मतलब ये क्या है 10 बेस है। तो इस प्रकार से ये आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया। ओके सर, समझ में आया। अब यहाँ देखें, लफड़ा यहाँ था, इस क्वेश्चन को समझाना था। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स जी m1 m2 अपन r स्क्वायर इंटू डी आर, और ये फोर्स कहाँ से लग रहा है, मान लीजिए कि अर्थ की रेडियस से किसी वस्तु को फेंका है बाहर की ओर, ठीक है, तो कहां से अर्थ टू इंफिनिटी है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगा दी, अर्थ के कैपिटल आर टू इंफिनिटी लगा दी है। और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन 11th में हमको करना पड़ता है एक जगह, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यहाँ आपको करवा दूं तो वहां याद रहेगा आपको। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और स्केप वेलोसिटी टर्म पढ़ेंगे, तो स्केप वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम तो इंटीग्रेशन सीखे सर। तो ये जी m1 m2 क्या हो जाएगा आपका बाहर, जी m1 m2 आपका बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बचा, क्यों बाहर हो गए ये बेचारे, क्योंकि ये टर्म्स क्या है कांस्टेंट हैं, इनका आर के उससे चेंज होने से मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब आर की पावर क्या बची -2, यहाँ क्या लिखा डी आर कैपिटल आर टू इंफिनिटी यूज कर लिया। ठीक है भैया, जी m1 m2, और यहां लिखा आर की पावर -2 का होता है, ध्यान से देख आर की पावर -2 में एक जुड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में बढ़ती है, और जो भी जोड़ आएगा -2 में एक जोड़ोगे, -2 में एक जोड़ोगे तो -1 होगा, और -1 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और लिमिट क्या लग जाएगी आर टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब आपको क्या करते आना चाहिए नीचे, जी मैथ्स करना है अब भैया आपको m1 m2। ओके, अब क्या लिखाएगा ये लिखाएगा आर की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट आर टू इंफिनिटी। अब ये -1 आगे चले गया, ओके, या नीचे का माइनस मेरा आगे चले गया, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, माइनस लिखने से ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि सर आपने नीचे माइनस था ऊपर लगा दिया, कोई बात नहीं। आर की पावर क्या है -1, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन आर, लिमिट क्या लिखेंगे आर टू इंफिनिटी। ओके, तो -g m1 m2, अब लिमिट की बात करेंगे 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर की जगह अपर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी, फिर माइनस करके 1 अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ऐसा फिर से लिमिट रखना सिखाऊंगा। ये आपने आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा था स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, तो जहां जहां स्मॉल आर आया है वहां पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस का साइन लगा के पूरे फंक्शन को फिर से लिखेंगे, आर की स्मॉल आर की जगह लोअर लिमिट जो भी दी हुई हो कैपिटल आर, तो कैपिटल आर रख देंगे। -g m1 m2, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट, देखो 1 को 2 से डिवाइड करते हो 1/2 कितना होता है 0.5, 1/10 कितना होता है 0.1, अगर 1 अपॉन 100 की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.01, 1 अपॉन 1000 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 0.001। अगर मैं यहाँ बढ़ाते जाऊँ 1 लाख 1 करोड़ समथिंग लाइक इन दिस वे 1 मिलियन 2 मिलियन 20 मिलियन बिलियन, तो क्या होते जाएगा ये तो 5.00000, मतलब 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाता है 0। एक तो ये तरीका है, एक तरीका और है आपको समझाने का, वो हम बाद में करेंगे। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, और बचा क्या 1 अपॉन आर। अभी 0 का तो कोई सेंस नहीं, अब बचा केवल -1/r, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस,
तो फाइनल इसका इंटीग्रेशन क्या होकर आएगा, इसका इंटीग्रेशन फाइनल होकर आएगा आपका जी m1 m2 बाय कैपिटल आर, कितना जाएगा जी m1 m2 बाय कैपिटल आर, कोई माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट गया है। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन को समझे, इंटीग्रेशन करते आना चाहिए। अब आपको ये भी बता दूं कि साइन और कॉस के टर्म्स का भी इंटीग्रेशन हमको आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रास्ते में उनका तो क्या है। अब आपका ये कह सकते हो कि अगर आपने साइंस लिया है, अगर आपने साइंस लिया है और आप जब तक साइंस पढ़ना है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ एक मान लीजिए आपका नाता फिक्स हो गया है, रिलेशन फिक्स हो गए हैं, नाउ दे आर योर फ्रेंड्स के। अब हम बात करें क्या क्या पढ़ाया जाए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन रह गया था आपको, सॉरी फॉर दैट। अब मैं एक्स एक्स ना करते हुए अगर थीटा लिख दूं तो चलेगा, हाँ लिख सकते हो साहब, परंतु पहले एक्स है, साइन एक्स यहाँ क्या लिखा है dx, इसका इंटीग्रेशन समझाना है साइन एक्स dx का। तो आप याद करिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कब आएगा, माइनस कॉस एक्स, कितना होगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस एक्स, एक समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं यहां लिख देता माइनस साइन एक्स, क्या लिख देता माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अगर आपका है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होगा। अरे भैया फिर से मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos। अब मैं यहां सिंबल है तो वो इधर आ जाएगा आपका, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस एक्स। और यहां देख लेते एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, cos x dx लिखा हो तो वो होगा आपका sin x, क्या होगा cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x पढ़ा है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। इसमें लिमिट चलती है, लिमिट चलेगी एंगल्स की, अधिकांश तक इसकी चलेगी। अभी हम यहाँ पर और ज्यादा नहीं जाते हैं, आप ज्यादा अगर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करना चाहें तो आपके पास बहुत सारा है। अभी हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था 10x का, तो 10x का कितना आया था सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा 10x। तो कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा फॉर्मूले अभी लर्न आपको नहीं करवाना, एक इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एक इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो मैंने वो दोनों फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया साइन थीटा डी थीटा बाई टू, क्या दे दिया 0 टू पाई बाई टू, बोले इसकी वैल्यू निकालो, ये अब डिफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, ये इनडेफिनेट प्लस थी। कोई बात नहीं, गलती होती रहती है मुझसे भी, आपका गलती नहीं होती और मेरे को इतना ही कुछ आ जाता तो क्या बात थी। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है अब कर दिया आपने, और लिमिट क्या है आपकी 0 से पाई बाय 2, गुड। आपका ये माइनस पहले बाहर रख दो, पंचायत है ये माइनस तो आपकी। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह पाई बाय 2 अपर लिमिट यूज कर ली, फिर माइनस लगाने का और क्या लिखोगे कॉस, इसके साथ लोअर लिमिट, थीटा की लोअर लिमिट क्या है माइनस, तो आपका बाहर है डेकोरेशन के लिए, बहुत ही बढ़िया। कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, कॉस 90 बराबर कितना होता है कॉस 90 जीरो होता है जहां तक मेरे को याद है, और माइनस कॉस जीरो कितना होता है 1, तो अब ये माइनस और इस माइनस को क्या करते हैं तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगे आपको इंटीग्रेशंस करने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल्स मिलेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशंस भी आएंगे, परंतु जहां आएंगे वहां हम आपको कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को कर कर भी समझाएंगे, अभी सब पढ़ा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी सेंस है उस चीज का ज्यादा पढ़ाने का। यहाँ पर आपको केवल ये समझाना जरूरी था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन वो आपको समझाया। थैंक यू।